अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक उसका नाम HIV है, जिसे हम ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं और ये काफ़ी कॉमन है और इसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते भी हैं कि ये जो डिज़ीज़ काज करता है उसे हम एड्स बोलते हैं। लेकिन HIV इन्फेक्शन का ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि अब एक बंदे को HIV इन्फेक्शन हुआ तो उसे एड्स हो जाएगा। लेकिन एड्स की 4 स्टेज को, जो इसकी स्टेजेस हैं वो हम आगे देखेंगे, उसकी जो 4 स्टेज है उसको सिर्फ एड्स बोला जाता है, उससे पहले वालों को हम एड्स नहीं बोलते हैं। तो वो हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह फैलता है। पहले तो जो इसका एजेंट है HIV वायरस और ये RNA वाला वायरस है, और इसकी आगे से 2 सीरोटाइप्स हैं। जो इसकी HIV-1 जो इसकी सीरोटाइप है वो जो है वर्ल्ड वाइड है। ये जो HIV-1 जो है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यही पाई जाती है, और HIV-2 जो है ये सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है। और उसके बाद जो इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है वो 75% जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअल एक्टिविटी से या इस तरह कोई भी एक्टिविटी करने से फैलता है। दूसरा जो है इसका ब्लड से भी हो सकता है। तीसरा जो इसका है वर्टिकल इन्फेक्शन है, वर्टिकल ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन जो होते हैं। अगर एक मदर को HIV है तो जो बच्चा है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, मदर टू फीटस। ये जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जो ब्लड बोर्न है ये 25% है, और जो ऊपर वाला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है तो वो 75% है। उसके बाद आ जाता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, कि अगर किसी बंदे को HIV इन्फेक्शन होगा तो वो कब अपने सिम्टम्स शो करेगा। अगर 2 से 6 दूसरे हफ्ते में हो तो 6 हफ्तों बाद वो अपनी सिम्टम शो करेगा। और ये TB और जो ब्रुसेला होता है ये बिल्कुल सेम है, उनका भी इंक्यूबेशन पीरियड इतना है, और इसका भी जो HIV इन्फेक्शन इसका भी, और TB और ब्रुसेला जो है उसका सेम है। उसके बाद आ जाती है इसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस देखने से पहले हम एक अपना जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें जो फिजियोलॉजिकल क्या होता है। अब जब कोई भी पैथोजन आता है, कोई भी वायरस है या कोई भी पैथोजन है, वो जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो पहले उसे माइक्रोफेज के पास आता है, समझो माइक्रोफेज खा लेते हैं। फिर वो उसका एंटीजन जो होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC, वो आगे प्रेजेंट करता है कि इनको T हेल्पर सेल को, जिसे हेल्पर सेल T बोलते हैं या T लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर लगे होते हैं हेल्पर T सेल के ऊपर, वो उनको पेश करता है। ठीक है, क्योंकि जो हेल्पर जो हमारे T लिम्फोसाइट है, जज है हमारे इम्यून सिस्टम का, जो जज है वो T लिम्फोसाइट है, जो मेन जज है। तो वो फिर जज देखता है कि अब इनकी कौन कौन सी सज़ा देनी है। उसके बाद जो है वो जो हेल्पर T सेल्स हैं हमारे, जो T लिम्फोसाइट्स हैं, वो रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइन एक्ट करता है B लिम्फोसाइट पे, और B लिम्फोसाइट क्या करता है, मेमोरी सेल बना देता है और प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल जो बनाते हैं, प्लाज्मा सेल फिर आगे एंटीबॉडीज़ बनती हैं प्लाज्मा सेल से। ये तो हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि HIV-1 या 2 जो भी है वो इंटर होता है ह्यूमन बॉडी में वाया सेक्सुअल, ब्लड बोर्न या वर्टिकल, किसी भी मेथड के थ्रू अगर वो हमारे जिस्म में इंटर होता है तो होगा क्या कि जो HIV वायरस होता है, इसकी जो बाहर वाली इन्वेलप होता है उसके ऊपर GP120 प्रोटीन होती है। ठीक है, जो इसका बाहर वाला अपना इन्वेलप होता है वायरस का, वो बाइंड कर जाती है CD4 रिसेप्टर पे, जो हमने इधर देखें। CD4 रिसेप्टर पे जब बाइंड कर जाएगी तो जब ये इस पे बाइंड करती है तो क्या होगा, जो CD4 रिसेप्टर्स होते हैं वो T लिम्फोसाइट पे भी हो सकते हैं, मोनोसाइट्स पे भी हो सकते हैं, माइक्रोफेजेस पे भी हो सकते हैं, न्यूरल सेल्स पे भी हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ, अब जो ब्रेन है उसके अंदर भी CD4 रिसेप्टर होते हैं कुछ जगहों पे। तो क्या करेगा, जहाँ पे T लिम्फोसाइट होंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। CD4 रिसेप्टर पर बाइंड हुआ, CD4 रिसेप्टर T लिम्फोसाइट पर लगे हुए हैं, T लिम्फोसाइट बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। जब T लिम्फोसाइट तबाह हो जाएंगे तो उसके बाद एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, क्योंकि रिलीज साइटोकाइन भी नहीं होगा, B लिम्फोसाइट फिर प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स नहीं बनाएगा, तो इस वजह से इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, जिसकी वजह से बड़ी डेंजरस डिजीज़ है। उसके बाद आ जाती है इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स। क्लिनिकल फ़ीचर्स में जो है इसकी जो ये, क्योंकि हम HIV की जस्ट देख रहे हैं, फिर आपके स्टेजेस वाइज भी देखेंगे कि क्या क्या क्लिनिकल फ़ीचर्स आते हैं। अब जो पीक एज होती है इसकी 20 to 40 ईयर्स में होती है, और मेल और फीमेल में दोनों में सेम है। और हिस्ट्री होगी ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया, जहाँ पे मतलब एक ऐसे एरिया में सफ़र करेगा किसी मखसूस कंट्री में जहाँ पे सब लोगों को ये ऑलरेडी इन्फेक्शन कर चुका होगा, HIV हुआ होगा, तो ये हिस्ट्री उसकी हो सकती है, क्योंकि उधर से उसको फैल सकता है, दूसरे ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद इसके हैं 4 स्टेजेस। हाँ, 4 स्टेजेस देखने पहले देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी जो है। इसमें 37 मिलियन रिपोर्टेड केसेस हैं इसके वर्ल्ड वाइड,
और 2.5 मिलियन से इजाफा हो रहा है हर साल जो है, 2.5 मिलियन लोगों का इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है जो डिज़ीज़ है, और अब तक 1.2 मिलियन लोग इससे मर भी चुके हैं। तो ये काफ़ी फैटल डिजीज़ है। अब इसके देखते हैं स्टेजेस। इसकी 4 स्टेजेस हैं एक्चुअली, ठीक है, और हम 4 स्टेज को एड्स बोलते हैं, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो एड्स के बारे में उस पर अलहदा से मैं एक वीडियो बनाऊँगा। जो इसकी फ़र्स्ट स्टेज है उस पर क्या होता है कि 20-30% जो होती है सिम्टोमेटिक होती है, और 70-80% एसिम्टोमेटिक होता है। अगर फर्स्ट स्टेज में एक पेशेंट है HIV का, तो उसे 70-80% जो पेशेंट होते हैं उनमें सिम्टम्स आती नहीं, और 20-30% में जो सिम्टम्स आती हैं उनमें एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन होता है। अब एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन में क्या होता है कि लो ग्रेड फीवर होगा, फ्रेंजाइटिस हो सकता है, मैल्जिया हो सकता है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, मैक्यूलोपैपुलर रैश हो सकता है, मिलेस हो सकता है, इस तरह की नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगी, उसे हम एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन बोलते हैं। और इसी के साथ एक और है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो एप्स्टेन बार वायरस जो करता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, उसके अंदर भी इसी तरह के सेम फीचर्स आते हैं, लो ग्रेड फीवर के, फ्रेंजाइटिस के, मैल्जिया के, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, मैक्यूलर पैपुलर रैश हो गए, इस तरह की उसके साथ भी सेम सिम्टम्स आती हैं। तो जब आप इस तरह की सिम्टम्स देखें तो उससे ज़रूर डिफ्रेंशिएट करें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस से। उसके बाद आ जाती है इसकी सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज पे क्या होता है, इसमें भी 20-30% जो होते हैं सिम्टोमेटिक होते हैं, और 70-80% एसिम्टोमेटिक होते हैं। अब जो 20-30% सिम्टोमेटिक होते हैं उसमें PGL का एक नमूने याद रख लें। अब P से मतलब होता है परसिस्टेंस मोर देन 1 सेंटीमीटर, और J से जनरलाइज्ड मोर देन 2 एक्स्ट्रा इनगुइनल साइट, और L से लिम्फेडेनोपैथी मोर देन 3 मंथ। इसका क्या मतलब है? परसिस्टेंट मतलब आपको एक लिम्फ नोड इनलार्ज हुए मोर देन 1 सेंटीमीटर, और 2 एक्स्ट्रा इनगुइनल साइट मतलब 2 तो इनगुइनल साइट्स होंगी, उधर लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे, और उसके अलावा 2 साइड्स पे जो इनलार्ज होंगे वो, और एक ऐसे लिम्फ नोड इनलार्ज हों जो कि इनगुइनल साइड के अलावा भी 2 जगहों पे हों, और उनकी जो लेंथ हो, मतलब जो हाइट हो लिम्फ नोड जो इनलार्ज हो वो मोर देन 1 सेंटीमीटर हो। 3 मंथ तक एक जगह पे अगर लिम्फ नोड्स इनलार्ज है मोर देन 1 सेंटीमीटर और 2 एक्स्ट्रा इनगुइनल साइड्स पे भी हैं, तो वो PGL होगा। तो ये होगी इसकी सेकंड स्टेज, ठीक है। और इसमें फर्स्ट स्टेज भी साफ ज़ाहिर है पीछे से होगी, बाद में ही सेकंड स्टेज आनी है। उसके बाद आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जो है वो 100% सिम्टोमेटिक है, और इस पे क्या होता है कि एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब एड रिलेटेड सिम्टम्स आप में आने लग जाती हैं, ठीक है। इसमें पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट, और साथ में होता है इसमें माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स में होता है फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, इस तरह के जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट में आते हैं। अब माइनर अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है, इसके अंदर 2 किस्म के इन्फेक्शन आते हैं, एक होते हैं फंगल इन्फेक्शन और दूसरे आते हैं और वायरल इन्फेक्शन। ये जो माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अब इसके अंदर जो फंगल इन्फेक्शन आएंगे उसमें क्या होता है कि डिफ्यूज़ ओरोफ्रेंजियल कैंडियासिस होता है, टीनिया इन्फेक्शन होता है, स्पोरिक डर्माटाइटिस होता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में शिंगल आ सकते हैं। अब एक बंदे को अगर शिंगल हुआ है तो तब आपने HIV स्टेटस उसका ज़रूर देखना है, तो क्योंकि शिंगल भी तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो ये ना हो शिंगल हो और आप उसको HIV ट्रीट कर रहे हो, तो शिंगल अगर होता है तो आपने HIV स्टेटस देखना है ज़रूर। और ऑलमोस्ट सारे वायरस होते भी तब हैं जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तब ये अटैक करते हैं। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन में और है ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रीली मैलिग्नेंट कंडीशन है कि इसमें कार्सिनोम ऑफ टंग भी हो सकता है, हेयर ग्रोथ होती है टंग के ऊपर। तो किसी भी पॉइंट पर ये जो ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया किसी टाइम ये कार्सिनोम ऑफ टंग में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद है 4th स्टेज। तो ओनली 4th स्टेज जो HIV की है उसे हम एड्स बोलते हैं, और इसे 2 से 10 साल लग सकते हैं इस स्टेज तक आते आते HIV इन्फेक्शन को। तो इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एड्स के ऊपर, और फिर हम इसके आगे सिम्टम्स और एड्स का ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो होता ये है कि अगर HIV स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, तो उससे हम जो ट्रीट करते हैं वो एड्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, मतलब हार्ट जो इसकी थेरेपी है उससे ही हम ट्रीट करते हैं, चाहे वो 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, ठीक है। लेकिन हम जो इसकी स्पेसिफिक हम जो एड्स बोलते हैं वो इसकी 4th स्टेज को हम एड्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतना था, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम एड्स पर इंशाल्लाह बनाएंगे।